નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો સાઈ ગ્રુપ મીડિયા હાઉસ દ્વારા સંચાલિત નવસારી લાઈવ અને ઝટપટ ન્યૂઝ અને નવસારી લાઈવના આરોગ્ય કાર્યક્રમની અંદર ફરી એકવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપ સૌ જાણો છો, દિવાળી પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે અને દિવાળી પૂર્ણ થતાની સાથે ઋતુ પણ ચેન્જ થાય છે અને હવે ધીરે ધીરે આપણે શિયાળા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે। શિયાળાની ઋતુ આવતાની સાથે નોર્મલી સ્વાસ્થ્યની અંદર થોડોક ચેન્જ આવતો હોય છે અને ચેન્જ હોય છે શરદી ખાંસી। સામાન્યતઃ લોકોના રોજિંદા જીવનની અંદર શરદી ખાંસીનો શિયાળા દરમિયાન વધારો જોવા મળે છે। ઘણાને નાક બંધ થઈ જવું, ઘણાને એના કારણે માથું દુખવું, આ બધા પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે અને ક્યારે કઈ દવા લેવી, કારણ કે નોર્મલી શરદી ખાંસીની અંદર શું છે, આપણે ઊંટ વૈદ્યું કરતા હોય છે અને એ ઊંટ વૈદ્યું કદાચ આપણને ભારી ન પડી જાય એ માટે જ કરી અને અમે વિચાર કર્યો કે આરોગ્ય કાર્યક્રમની અંદર આ બદલાતી ઋતુને ધ્યાનમાં લઈ અને એક અહેવાલ બનાવીએ અને જે સંદર્ભે અમે આવી પહોંચ્યા છે નવસારીની સૌથી શ્રેષ્ઠ, સૌથી મોટી અને સૌથી સસ્તી હોસ્પિટલ એટલે કે નિરાલી હોસ્પિટલની અંદર। અને નિરાલી હોસ્પિટલની અંદર આપણી સાથે ડૉક્ટર કોરાટ જોડાયા છે। એમની સાથે વાતો કરીશું અને જાણીશું કે ડૉક્ટર સાહેબ, સૌથી પહેલાં તો નવસારી લાઈવની અંદર આપનું हार्दिक स्वागत है। दिवाળી घनी बड़ी आपने शुभकामनाओं। और डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे भी विंटर शुरू होने वाला है तो नॉर्मली सर्दी जुकाम के केसेस काफ़ी आते हैं, उसमें क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, कब तक बैठे रहना चाहिए, क्योंकि लोग बाग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और आपका क्या ओपिनियन है? पहले तो थैंक यू कि नमस्कार। जो अभी मतलब वेदर चेंजेस होते हैं, खास करके इंडिया का जो वेदर चल रहा है कि मानसून आता है, मानसून से ठंडी अर्ली स्टार्ट हो जाती है। जब विंटर आता है तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। जो सबसे कॉमन दिक्कतें होती है वो पेशेंट को होता है कॉमन कोल्ड, गला ख़राब होना है, खराश होना है, हेडेक होना है। काफ़ी लोगों को एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ से एलर्जिक है या नहीं है। जैसे हमारे में कॉमन कोल्ड होता है यहाँ पे, खास करके गुजरात के, तो हम इग्नोर करते हैं ज़्यादा कि कोई कफ सिरप ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं और हम इग्नोर करते रहते हैं। बट विंटर में ऐसा नहीं करना चाहिए। विंटर में आपको अगर रिकरेंट कोल्ड कफ होते हैं, नोज़ ब्लॉक होते हैं, हेडेक होते हैं, तो वो कॉमनली होता है साइनस की वजह से। बिकॉज आपका जो विंड चलता है, कोल्ड विंड है, उसकी वजह से रिकरेंट साइनस के एपिसोड्स होते हैं। खास करके देखिए कि इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये इन्फेक्टिव साइनस में भी कन्वर्ट होता है। ओल्ड एज जो पेशेंट्स होते हैं उनको जब ये चीज़ें हो जाती है तो उनको खास ध्यान रखना होता है कि उनको चलने फिरने में दिक्कत ना होने लगे। काफ़ी पेशेंट्स होते हैं ब्रोंकाइटिस के पेशेंट, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है, वो जैसे ही समर आता है वो ट्रीटमेंट अपना कट ऑफ कर देते हैं, डॉक्टर्स का फॉलोअप बंद कर देते हैं, सब कुछ अपने आप से करने लगते हैं। जैसे मानसून आता है उनको दिक्कतें बढ़ जाती है। विंटर आते आते वो इतने सीवियर हो जाते हैं कि उनको टॉयलेट या वॉशरूम जाने में भी दिक्कत होने लगती है। तब तक उनका ट्रीटमेंट टोटली बंद होता है बाय सेल्फ। तो अब जाके जब ये दिक्कतें बढ़ जाती है तो उसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, पेशेंट के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, सबके लिए। और हो सकता है कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, ये सब चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी कॉमन चीज़ें जो विंटर में हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ है कि मॉर्निंग में अगर आप फोगी वेदर है, ऐसा वेदर, और आपको ऑलरेडी एलर्जी का या ब्रोंकाइटिस या अस्थमा के पेशेंट हो या तो कोई और बीमारी है, तो उसको आपको केयर करना है कि अर्ली मॉर्निंग विंड में या फोगी जो वेदर होता है उसमें ना निकले तो अपना प्रिकॉशन लेके निकले, जैकेट से कुछ भी पहन के निकल ले। शाम के वेदर में भी थोड़ा सा इशू रहता है, तो इन लोगों को मेनली जो कंफर्ट वाला जो वेदर रहता है वो आफ्टरनून का सन लाइट वाला जो वेदर रहता है वो रहता है। खास करके ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू करें, या तो अगर आपको पहले से कोई बीमारी थी और अभी जाके आपको कोई सिम्टम्स विजिबल हो रहे हैं, आपको फील हो रहा है, कंजेशन फील हो रहा है, कुछ भी फील हो रहा है, तो आप अपने जो भी फिजिशियन है, डॉक्टर है, उनसे आपको वापस कंसल्ट करिए। आपका जो भी ट्रीटमेंट पहले चलता था उसको रीस्टार्ट करवाइए, क्योंकि ट्रीटमेंट कट करने से आपका वो बेटर नहीं होगा, डे बाय डे आपका वर्सन होता जाएगा। सर जी, मैं आपको यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा और एक दो क्वेश्चंस जो जनरल होते हैं वो मैं पूछना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, या फिर जो है तो भाई साइनस है, तो इन सब चीज़ों के पेशेंट को ज़्यादा क्योर रखनी चाहिए होती है। क्या सिम्टम्स ऐसे हैं कि जिसको देख के तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, या तो फिर ऐसा क्या है जो ये बीमारी नहीं है फिर भी और नॉर्मल लोग के अंदर अगर वो सिम्टम्स दिखते हैं तो वो आपका या निराली हॉस्पिटल का संपर्क करे? कौन से केस के अंदर या तो कौन से सिम्टम्स के अंदर कि जैसे भाई मुझ में कोई सा चेंज आया तो मुझे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
अगर कोई पेशेंट को कफ हो रहा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस तब बोले जाते हैं जब कफ आपका रिजोल्व ना हो रहा हो 2 हफ्ते के लिए। तो अगर आपको कफ हो रहा है और वो कफ सिरप या कुछ भी मेडिकेशन ले रहे हो और आपका रिजोल्व नहीं हो रहा है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, या तो कोई पेशेंट या तो सेम एज में हो गया, जैसे मेरा एज 31 है, अगर मेरे सेम एज में कोई 2 पर्सन चल के जा रहे हैं और उनको ब्रेक लेना पड़ता है, दूसरा पर्सन चला जा रहा है बट आपको ब्रेक लेना पड़ रहा है, दैट इज़ नॉट गुड। तो आपको भी ब्रोंकाइटिस या कोई कंजेशन या कुछ हो रहा है, या तो आपका 100 मीटर भी चल नहीं पा रहे हो सिंगल रन में, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो, या तो अपस्टेयर्स जा रहे हो, स्टेयरकेस आप अपस्टेयर पे ये वॉक कर रहे हो और आपको रुकना पड़ रहा है, कंटिन्यूस आप नहीं चल पा रहे हो, आपको ब्रीथ होल्ड के लिए इसके लिए रुकना पड़ता है, तो ये सब सिम्टम्स हो जाते हैं ब्रोंकाइटिस के, जिसमें आपको कंसल्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही में अगर बात की जाए तो ये तो एज भी आपने बता दी, सिम्टम्स भी बता दिए, लेकिन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए इन दौरान, और साथ ही में अगर हम क्योर नहीं करेंगे या इसके ऊपर जागरूकता नहीं दिखाएंगे तो ये कितना और डैमेज करता है या कितना और ये सीरियस बन जाता है, वो आप बताइएगा सर। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है इंडिया में स्मोकिंग। स्मोक दोनों टाइप के होते हैं, एक्टिव स्मोकर भी होते हैं, पैसिव स्मोकर भी होते हैं। तो अगर आपके आसपास में भी अगर कोई स्मोक कर रहा है तो वो धूम्रपान जो कर रहे हैं उनसे दूर रहे, क्योंकि उनका भी जो धुआं होता है, स्मोक होता है, उससे भी आपको दिक्कतें होती है। काफ़ी फीमेल पेशेंट्स आते हैं कि उन्होंने तो कभी स्मोक नहीं किया बट फिर भी उनको ब्रोंकाइटिस क्यों है। जो हमारी पुरानी मतलब लास्ट जनरेशन जो है उसमें चूल्हा का यूज़ ज़्यादा होता था, तो चूल्हा में जो धुआं आता है उससे हाउस होल्ड जो हम बोलते हैं ये स्मोक होता है, उससे ज़्यादा दिक्कत होती है। काफ़ी टीचर्स आते हैं कि हमने तो कभी स्मोक नहीं है, हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया है कि हमें क्यों हो रहा है, उनको होता है चौक डस्ट। काफ़ी लोग आते हैं वर्कर्स, जो सिलिका वर्कर्स होते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ये लोग, उनको हो जाता है क्योंकि मिट्टी का एक्सपोजर है, पेस्टिसाइड का जो छिड़काव करते हैं, खाद का होता है, उसके एक्सपोजर से होता है, केमिकल से होता है। तो इन सब लोग हाई रिस्क पे रहते हैं ब्रोंकाइटिस और इन सब के। तो अगर इनको कोई भी सिम्टम्स विजिबल होते हैं कि जैसे कफ हो गया, क्रॉनिक कफ हो गया, चलने में दिक्कत हो रही, कुछ भी हो रहा है, तो उनको अर्ली एज अर्ली विजिट करना चाहिए, अपना जांच करवानी चाहिए, एक्सरे और एक स्पायरोमेट्री, 2 चीज़ आपको इनफ है डायग्नोस करने के लिए। तो स्पायरोमेट्री एंड एक्सरे मिनिमम इतना रिक्वायरमेंट हो रहता है, बट आपको एज चेक करवा लेना चाहिए। તો જે પ્રમાણે આપે સાંભળ્યું એ મુજબ કે ડૉક્ટર સાહેબે સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે, નાની એજની અંદર પણ ચાલતા ચાલતા તમને થાક લાગે, તમારે શ્વાસ લેવા માટે ઊભું રહેવું પડતું હોય, કે ત્યાર પછીથી દાદર ચડતી વખતે તમને શ્વાસ અટકતા હોય, કે ત્યાર પછીથી ત્યાં સુધી જણાવી દીધું કે એક્ટિવ અને પેસિવ સ્મોક એટલે કે તમે પોતે પણ ધુમાડાથી દૂર રહો અને બીજાને પણ ધૂમ્રપાન ન કરવા દો. તો ઘણા બધા એવા પરિબળો છે કે જે આપને લાંબી બીમારીની અંદર નાખી શકે છે. તો એનાથી બચવા માટે ચોક્કસથી જો 2 અઠવાડિયાથી વધુ તમારે કફ અને શરદી હોય તો તમારે ચોક્કસથી ડૉક્ટરને બતાવવું જોઈએ, કે નહીં કે માત્ર ઉટવેદ્યા ઉપર અથવા તો કાળા ઉપર અથવા તો કફ સિરપ ઉપર તમારે ડિપેન્ડ થવું જોઈએ. તો આ જ પ્રમાણે આજના આ એપિસોડની અંદર અમે આપને શ્વાસને લગતી તકલીફોથી બચવા માટે ખાસ કરીને શિયાળા દરમિયાન જ્યારે શરદી ખાંસીના રોગોનું પ્રમાણ ખૂબ વધી જાય છે તો ત્યારે કઈ રીતે કાળજી રાખી શકાય એના માટેના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. અંતિમ सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर थोड़ा बहुत है तो चलो घर पे दिखा दिया, लेकिन जैसे आपने बताया कि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए तो डॉक्टर को मिलना चाहिए. निराली हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी सुविधा है, और आप तो खुद है ही, तो यहाँ पे किस प्रकार की ट्रीटमेंट की जाएगी और वो ट्रीटमेंट कैसे रहेगी? निराली हॉस्पिटल में हम अभी फुल टाइम रेस्पिरेटरी फिजिशियन अवेलेबल है। हम स्पायरोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, स्पायरोमेट्री से हम बेटर डायग्नोसिस कर पाएंगे, एक्सरे सुविधा है, सब कुछ है। आपको मतलब हम रूटीनली कैंप भी करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो कैंप होते हैं उसमें आप आइए, आप इसमें भाग लीजिए। सेकेंड है हम COPD क्लिनिक भी लॉन्च कर रहे हैं, 2nd एंड 4th सैटरडे 9 to 1 अराउंड हमारा टाइमिंग रहेगा। उसमें हम COPD क्लिनिक जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसमें हम आपको स्पायरोमेट्री प्रोवाइड करेंगे। जिन जिन लोगों को जितनी भी चीज़ें बताई गई उसमें अगर कोई भी दिक्कत है उस दिन आके वो COPD क्लिनिक का भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें जो निराली हॉस्पिटल में हम प्रोवाइड कर सकें फॉर अ बेटर केयर, के अर्ली डायग्नोसिस कर सकें, बेटर
ट्रीटमेंट प्लान कर सकें उसके लिए। તો જે પ્રમાણે આપે સાંભળ્યું એ પ્રમાણે કે નવસારી જિલ્લાની નહીં પણ આખા દક્ષિણ ગુજરાત અને ગુજરાતમાં પણ નામના ધરાવતી નિરાલી હોસ્પિટલની અંદર હવે તમને તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ મળી રહેશે. તો આ વખતે શિયાળાની અંદર ખાસ કરીને અસ્થમાના જે પેશન્ટ છે કે અથવા તો જે દમની બીમારીથી પીડાઈ રહ્યા છે અથવા તો જેમને સાઇનસનો પ્રોબ્લેમ છે એ વધુ સફર ન કરે એ માટે કરી નિરાલી હોસ્પિટલ તરફથી અમે આ એક આરોગ્યનો કાર્યક્રમ આપ સમક્ષ રજૂ કરીએ છીએ. હજુ પણ આપના કોઈ પ્રશ્ન હોય તો ચોક્કસથી કોમેન્ટ બોક્સ ઉપર જઈ આપ કોમેન્ટ કરશો અને જેનો જવાબ નિરાલી હોસ્પિટલના નિષ્ણાંત ડૉક્ટરો જવાબ આપશે. તો કેવો લાગ્યો આ કાર્યક્રમ અને શું જાણકારી આપને આવતા કાર્યક્રમની અંદર જોઈએ છે ચોક્કસ તેમને જણાવજો. તો આજના આ આરોગ્ય કાર્યક્રમ માટે માત્ર એટલું જ. કેમેરા પર્સન સાહિલ રાજપૂતની સાથે હું મહેશ ભટ્ટ. નિહાળતા રહો નવસારી લાઈવ. શું તમે શરીરના સાંધાના દુખાવાથી પીડાઈ રહ્યા છો કે પછી તમે કોઈ સ્પોર્ટ્સ ઇન્જરીથી પીડાઈ રહ્યા છો? લકવાની બીમારી બાદની પીડા સહન કરી રહ્યા છો? શું તમને સ્પાઇનલ પ્રોબ્લેમ છે? તો આ તમામ દુખાવાને હવે બાય બાય કરી દો, કારણ કે માસ્ટર ડિગ્રી ધરાવતા ખૂબ જ અનુભવી ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ડૉક્ટર અમિત પટેલ પાસે તમે આ તમામ સમસ્યાઓનું સચોટ નિદાન કરાવી ફરીથી નોર્મલ જિંદગી જીવી શકો છો. તો સરનામું નોંધી લો. કોમ્પ્રેહેન્સિવ કેર સેન્ટર, ડીડી સ્ટ્રીટ, લાઇબ્રેરી પાસે, અનુરાગ સારીઝની લાઇનમાં, નવસારી.